बाजार बोलता है, इसमें एफआईजीएस के डेटा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद खबरों का भी जायजा लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं एफआईजीएस का डेटा। तो एफआईज और डीआईज के डेटा में अगर देखोगे तो एफआईज लगातार सेलर बने हुए हैं और ये डेटा ही मार्केट को जीने नहीं दे रहा है। 3367 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए हैं कल एफआईज और 3700 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज करके गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह से और टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं। तो डाउ कल ग्रीन मार्क में बंद हुआ, शंघाई, निकाई, कोस्पी सभी में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। लेकिन देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि थोड़े मंदी दिखा रहे हैं। तो एमटीआर टेक, आईईएक्स, जीपीपीएल, बीएचईएल, आइडिया यहाँ पर 4% से लेकर 8% तक की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप लूजर्स में देखें तो जो काउंटर्स हैं वो हैं एल्कॉन, थंगामाइल ज्वेलरी, पावर इंडिया, बालाजी एमाइंस, जीवीटी टीडी यहाँ पर करीब करीब अगर देखोगे तो 3.5% से 5.5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ काउंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो काउंटर्स जहाँ पर की जहाँ पर खबरें हैं और जो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो रहेगी यूएस से, जहाँ पर कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट में आज टैरिफ को लेकर मामला होगा, पेश होगा और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर टैरिफ को लेकर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर सुनवाई होगी आज। 1000 से ज़्यादा कंपनियां हैं यूएस में जिन्होंने की टैरिफ की वैधता पर सवाल उठाए हैं और उनके केस लगे हुए हैं यूएस कोर्ट में। हालांकि आज जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन ऐसा हमने जो रीड आउट किया उससे लग नहीं रहा कि आज ही फैसला आ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ की कुछ नैरेटिव देती है तो वह उससे बाजार क्यूज लेने की हो सकता है कि कोशिश करे, क्योंकि 1000 से ज़्यादा कंपनियों के केस हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। फॉर एग्जांपल गुडियर टायर्स, रेवलॉन, रीबॉक जैसी कंपनियां हैं और कावासाकी जैसी कंपनियां हैं जो कि लिस्ट में हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पेंसर, जेरोक्स, रेबेन, कावासाकी ये सभी लिस्ट में कंपनियां हैं जिन्होंने कि यूएस में टैरिफ के खिलाफ केस डाला हुआ है। अमित सर, आज इम्पॉर्टेंट डे है। इस तरह से अगर केस पर फैसला नहीं भी आता है तो जो भी वहाँ के जज किस तरह से, किस नैरेटिव के साथ लेकर इन केसेस को चलते हैं, उससे काफ़ी कुछ इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका में टैरिफ लगा रहेगा अमेरिका की तरफ से या नहीं लगा रहेगा। आप किस साइड पर जाएंगे सर, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? यूएस की बेटिंग साइट्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली पॉली मार्केट, जहाँ पे कि बहुत मैसिव बेट्स ली जा रही हैं इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी केवल 25% है कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स को नेगेट नहीं करेगा, यानी कि 75% प्रोबेबिलिटी है कि टैरिफ को वो हटा देगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इमरजेंसी पावर्स को लेके और सिक्योरिटी कंसर्न्स को फ्लैग करके वो ये टैरिफ लगाए। ये पावर उनके पास नहीं है, ये पावर कांग्रेस के पास है कि वो टैरिफ लगा सकते हैं, मगर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो 75% प्रोबेबिलिटी इसकी फिलहाल पॉली मार्केट और दूसरे साइट्स पे दिख रही है कि ये टैरिफ्स को जो है सेट असाइड कर दिया जाएगा। मगर देखिए, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। सो अगर ये जजमेंट आती भी है कि भाई टैरिफ्स आपको हटाने होंगे, तो वो शायद किसी ना किसी और लॉ के अंडर जो है वो ये करने की कोशिश करेंगे। ये उन्होंने इमरजेंसी पावर्स के तहत ये इसलिए किया था बिकॉज दिस वाज द इजीएस्ट रूट। इस रूट में आपको केवल जो है वो टैरिफ्स अनाउंस करने हैं, कोई आपको कोई बिल नहीं साइन करना है, आपको कोई कांग्रेस से कोई जो है आपको कांग्रेस के थ्रू जाना ही नहीं है आपको। अब जो दूसरे जो रास्ते हैं वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जो सबसे ज्यादा जो लेजिटिमेट रास्ता रहेगा जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, वो है कि अगर आप कांग्रेस से इसको पास करा दें। और फिलहाल जो है रिपब्लिकन्स की सीनेट में एक बहुत ही छोटी सी मेजॉरिटी है, बट हाउस में भी मेजॉरिटी है, सीनेट में भी है। सो आई थिंक
ये एडमिनिस्ट्रेशन हार नहीं मारने वाला है, और मुझे नहीं लगता है कि ये टैरिफ्स के अगेंस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ भी गई तो टैरिफ्स एकदम से हट जाएंगे। आई थिंक ये एक बड़ी फाइट रहने वाली है अभी इस मामले में। तो इससे ग्लोबली एक अनिश्चितताएं जो हैं वो थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स के अगेंस्ट रूलिंग दे दी। बट इट विल नॉट मीन कि इंडिया के ऊपर ये जो 50% टैरिफ हैं ये सडनली हट जाएंगे और इंडिया के ऊपर वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे इससे पहले थे। वो कंक्लूजन पे अभी पहुंचना शायद सही नहीं होगा। तो देखते हैं विवेक, आई थिंक अराउंड 12 to 13 आवर्स में ये जजमेंट आने की उम्मीद है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जजमेंट जो है वो इतनी क्लियर होएगी कि इसके बाद जो है वो टैरिफ्स बिल्कुल ही हट जाएं। अगर वो टैरिफ्स के अगेंस्ट आती भी है तो सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी हमें फर्दर इस पे डिबेट करने होंगे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा टैरिफ्स को लगा लगा रहने देने के लिए। ठीक है सर। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण जोशी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वरुण जी बताएं, निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट दिख रहे हैं आपको? जी देखिए विवेक जी, हमने कल एक इम्पोर्टेंट जो जोन था 26,000 का निफ्टी पर तोड़ दिया है। निफ्टी बैंक पर भी आप देखेंगे तो 59,800 के करीब एक अच्छा कंसोलिडेशन था। कल के सत्र में आप सेकंड हाफ में देखेंगे तो प्रेशर बढ़ता गया। 500% टैरिफ का एक डर है माहौल मार्केट के अंदर, और उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस इन होने की शुरुआत हो चुकी है। और मार्केट में आप देखेंगे तो आज मॉर्निंग में एक लो बना था करीबन 25,800 के करीब। वहां से एक अच्छा खासा बाउंस मिला है। बट अभी भी देखेंगे तो मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। निफ्टी बैंक भी अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट है अभी 59,500 59,600 उसके करीब चल रहा है। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स हो रहे हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर है कि ब्रॉडर मार्केट जो आज सुबह मॉर्निंग में आप देखेंगे 15 पहले 15-20 मिनट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, वहां से काफी अच्छी रिकवरी है और अभी एक फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन आज थोड़ा अच्छा है, यहाँ से पॉजिटिव साइन देखने को मिले। बट अभी भी आप निफ्टी में देखेंगे जब तक 26,000 वापस कैप्चर नहीं होता, यहाँ पर सेल ऑन राइज का ही ट्रेड देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे 24 ईयर में करीबन 59,000 के करीब है। तो अगर 59,500 के नीचे आप कारोबार करना शुरू करता है तो करीबन 59,100 59,000 के लेवल निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। लगातार सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट रहेगा विवेक जी, आज लग रहा है, जब तक हम 26,000 कैप्चर नहीं करते क्लोजिंग बेसिस पे। बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों की तरफ चलते हैं। खबरों में एक खबर और है, बजाज फिनसर्व एलियांस का नाम इंश्योरेंस बिजनेस से अब हट जाएगा। बजाज ग्रुप ने एलियांस से इंश्योरेंस बिजनेस में अपना हिस्सा खरीद लिया, जो दोनों के पास वेंचर में था। 23% हिस्सा एलियांस के पास था, जो कि 21,390 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। बजाज ग्रुप का इंश्योरेंस बिजनेस में 97% हिस्सा हुआ और बजाज फिनसर्व का इंश्योरेंस बिजनेस में अब 75% हिस्सा हो चुका है। यानी कि बजाज फिनसर्व के पास 75 रहेगा और पूरे ग्रुप के पास 97% स्टेक रहेगा। सर कैसे देख रहे हैं आप अमित सर इस पूरी डील को? इसमें कहीं भी ये लग रहा है कि एलियांस निकलना चाहता था बजाज फिनसर्व वाले वेंचर से, या बजाज फिनसर्व ये चाहता था कि ये स्टेक हमें मिल जाए, इतनी अच्छी वैल्यू पर भी हम खरीदने के लिए तैयार हैं? तो इसको फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स के तरीके से देखें कि बजाज ने अपने ही स्टेक को खरीद लिया, या इसको इस तरह से देखें कि एलियांस का एग्जिट होना इस पूरी कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव होगा? आई थिंक मार्जिनली थोड़ा नेगेटिव हो सकता है विवेक, क्योंकि अलियांस एक बहुत बड़ा ग्लोबल नाम है और उनके हटने से जो है डेफिनेटली जो जो ब्रांड है दैट गेट्स अफेक्टेड। सो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा सेटबैक तो है, और मुझे लगता है कि अलियांस यहाँ पे निकलना चाह रहा था, और इट वाज नॉट नेसेसरी कि बजाज ग्रुप जो है वो चाह रहा था कि वो ये स्टेक बाय करके प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट ये उनकी 100% उनकी कंपनी बन जाए। मुझे लगता है अलियांस निकलना चाह रहा था। देखिए इंश्योरेंस स्पेस अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुकी है इंडिया में, और जो बैंक्स हैं उनको डेफिनेटली एक छोटा सा एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड बिकॉज ऑफ दी
सेविंग्स अकाउंट्स और जितने भी वो उनके पास होते हैं, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस बिजनेस में बैंक्स को एक एडवांटेज है। और हमने देखा है कि किस तरीके से एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ने इस एडवांटेज को जो है उन्होंने लेवरेज किया है। सो इन माय ओपिनियन ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, मगर आप ये कह सकते हैं कि एक अनिश्चितता थी कुछ समय से कि भाई अलियांस निकलेगा नहीं निकलेगा, कैसे होएगा। सो आई थिंक वो अनिश्चितता अब हट चुकी है। और बजाज ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका खुद का भी ब्रांड है। सो आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलियांस के निकलने से जो एक ब्रांड वैल्यू का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे करके जो है वो उसको मेकअप करेंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो फिर से किसी मेजर इंश्योरेंस, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी को एज पार्टनर लेके भी आए, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स इन द इंश्योरेंस बिजनेस। बट आई वुड से कि एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा मुझे ये बजाज फिनसर्व के स्टॉक में इस वजह से कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है वरुण जी, आपको ऑन चार्ट्स इंट्राडे पे, क्योंकि अगर किसी को प्ले करना हो तो इंट्राडे पर कैसे दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे शेयर? जी देखिए विवेक जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस में तो एक ब्रेकडाउन मिला था करीबन 1000 के नीचे, और बजाज फिनसर्व भी आप देखेंगे तो न्यूज़ के चलते थोड़ा वॉलेटाइल है, बट एक बड़ी रेंज है 1950 से लेके 2150 के आसपास की। और यहाँ पर एक नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ है अपना 200 SMA के आसपास यहाँ पर काम कर रहा है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है 200 SMA करीबन 2020 के आसपास है। तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो 1950 के टारगेट्स बन सकते हैं, तो सेल साइड यहाँ पर एक पोजीशन बन सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2020। और अगर 1950 के लेवल्स भी यहाँ से टूटते हैं तो करीबन 1860 के टारगेट्स बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक तो नेगेटिव यहाँ बायस दिख रहा है, और एक नेगेटिव कारोबार यहाँ पर बन सकता है अगर किसी को सेल करना है। ठीक है सर। अगला काउंटर है प्रेस्टीज इस्टेट, जहां पर की कंपनी ने एक लैंड खरीदी है चेन्नई में। सर ये लैंड तो 16.38 एकड़ है, लेकिन बात यह है कि रियल इस्टेट पर और प्रेस्टीज इस्टेट पर मैं थोड़ा सा आपका व्यू लेना चाहता था कि कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस समय फाइनली कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि जो एक हाई एंड कंजम्पशन है उस पर कुछ इम्पैक्ट आने लगा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग शायद घरों की खरीदारी को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो एक बड़ी ईएमआई ले सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 3-4 करोड़ का घर है और कोई एक पर्सन आईटी में काम करता है, टेक्सटाइल सेक्टर में काम करता है, फार्मा सेक्टर में काम करता है, जहां पर वो आए दिन वो देखता है अपनी कंपनी में कि अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, तो ऐसी अनसर्टेनिटी में उसका इतनी बड़ी पोजीशन के साथ घर लेना थोड़ा सा उसको डाउटफुल लगता है, तो वो अभी होल्ड पर है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ रियल इस्टेट का हाल। विवेक, डेफिनेटली जो प्रीमियम अल्ट्रा लक्जरी जो सेगमेंट है वहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों में ऑफटेक जो है वो कम हुआ है। और ये पर्टिकुलरली जो ये ज़्यादा नोटिसेबल है ये दिल्ली और मुंबई में है। अभी जो है बेंगलोर और चेन्नई में उसका शायद उतना प्रभाव नहीं आया है, और वहाँ पे इन एनी केस जो टिकट साइजेस जो दिल्ली एनसीआर और मुंबई के हैं वो टिकट साइजेस बेंगलोर और चेन्नई में नहीं है। सो माय सेंस इज कि ओवरऑल रियल एस्टेट का ये जो अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट है ये अभी यहाँ से फर्दर जो है वो सेल्स कम होती नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है। और 2021 से लेके 2024 तक बहुत अमेजिंग मोमेंटम रहा है इस स्पेस में। और हमने देखा है कि रियल एस्टेट साइकिल्स थोड़ी लॉन्गर होती हैं, और जब ये इतने सालों तक जब उसमें तेज़ी आती है तो फिर जो है वो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो स्टैग्नेशन है या रिडक्शन इन ऑफटेक है वो भी कुछ टाइम चलने वाला है। सो आई एम नॉट बुलिश ऑन दिस स्पेस एट ऑल विवेक। इनफैक्ट रियल एस्टेट में हम ना तो रेजिडेंशियल पे बुलिश हैं और ना ही इवन कमर्शियल ऑफिस या कमर्शियल रिटेल पे अभी हम लोग ज़्यादा बुलिश हैं। सो
माई सेंस इज कि एक सैचुरेशन हो चुका है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रेस्टीज ग्रुप ने ये चेन्नई में लिया है, जहां पे कि जो सैचुरेशन है वो प्रॉबली उतना नहीं हुआ है जितना कि दिल्ली और मुंबई में हुआ है। सो आई थिंक प्रॉबली जो है वो इस प्रोजेक्ट को शायद वो कामयाब बना पाएंगे। बट डेफिनेटली पूरी की पूरी स्पेस स्लो डाउन कर रही है, और जो दिल्ली और मुंबई में जो शुरू हुआ है वो धीरे धीरे करके सारी ही सिटीज में वो ट्रेंड आपको रिफ्लेक्ट होंगे। बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, इवन हैदराबाद हो गया। हैदराबाद हैज आल्सो डन वेरी वेल रिसेंटली लास्ट 2 साल में। सो एक स्लो डाउन दिख रहा है, और आई थिंक स्टॉक्स के ऊपर जो है आने वाले समय में प्रेशर रहने वाला है, विवेक। वरुण जी, आप कैसे देख रहे हो प्रेस्टीज स्टेट को? जी देखिए विवेक जी, पेस्टिड डिजीज का चार्ट देखेंगे तो एक रेंज में है स्टॉक। करीबन 1850 का अपर एंड है, और आप देखेंगे तो 1550 के आसपास का एक लोअर एंड ऑफ द रेंज है। वहां से स्टॉक में बाउंस आता है। अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे तो 200 SMA के आसपास यहाँ पर कारोबार कर रहा है स्टॉक, करीबन 1565 के आसपास। वीकली चार्ट्स पर एक पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल रहे हैं, वो एक जो बुलिश पैटर्न है। और वीकली चार्ट पर है तो काफी बड़ा है, बट उसका नेकलाइन जो है वो 1850 के आसपास है। जो जब तक स्टॉक 1500 1520 का लेवल संभालता है, यहाँ पर राइट शोल्डर जो बन रहा है वो राइट शोल्डर इंटैक्ट है, उसके नीचे कारोबार कर रहा है स्टॉक, तो फिर वहां से काफी बड़ी डाउनसाइड हो सकती है। और फिर 300 पॉइंट्स का जो एक रेंज बना है डेली चार्ट्स पर, उसका एक ब्रेकडाउन मिल सकता है। हाल फिलहाल लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है 1520 1500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1455। ऊपर की साइड 1850 के ऊपर अगर जो स्टॉक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तब यहाँ से नए लेवल बनेंगे और अच्छा मोमेंटम बन सकते हैं। हाल फिलहाल एक रेंज में है और अभी लोअर एंड ऑफ द रेंज में कारोबार कर रहा है। BHEL 5400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। BHEL और कोल की एक जेवी कंपनी है भारत कोल गैसिफिकेशन से, और ऑर्डर पूरा करा जाएगा 42 महीनों में। अमित सर, कल हमने देखा था कि चीन की कंपनियों को भारत में अब पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने के लिए मंजूरी मिलने की बात थी कि वो इक्विपमेंट सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद BHEL और सारे कैपिटल गुड शेयरों में एक तेज सेल ऑफ देखने के लिए मिला था। वैसे ही मार्केट का मूड ठीक नहीं चल रहा, ऐसे में इस तरह की खबर आ जाती है तो और थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ जाता है, और सबसे ज़्यादा BHEL ही गिरा था। ये ऑर्डर मिलना कि 5400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया, ये तो आपके खुद के जॉइंट वेंचर से मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की एंट्री इंडियन कैपिटल गुड्स स्पेस में ये कितना इम्पैक्ट डालेगी BHEL पर इन द लॉन्ग रन और बाकी कैपिटल गुड्स सेक्टर पर? आई थिंक विवेक, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, यूएस इंडिया की ट्रेड डील ना होने के वजह से इंडिया इज सीकिंग ट्रेड डील्स विद ऑल अदर कंट्रीज इन द मीनवाइल, और उसी के तहत जो है वो हम चाइना से भी जो है हमारे ट्रेड रिलेशंस जो हैं हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चाइनीज कंपनीज को जो अलाउ किया गया है, ये बेसिकली उस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के तहत है, नंबर 1। एंड नंबर 2, गवर्नमेंट ये फोर्सी कर रही है कि आने वाले समय में इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, इतना ज़्यादा जो है कैपेसिटी ऐड होनी है कि प्रॉबली जो हमारी जो होम ग्रोन कंपनीज हैं, भेल, थर्मैक्स, शायद वो जो है उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जितनी की कैपेसिटी एडिशन होनी है आने वाले कुछ सालों में। तो ये भी एक उनका कंसिडरेशन था कि इस स्पेस को थोड़ा ओपन अप किया जाए, जिससे कि हम जल्दी से जो है वहां पहुंचें पावर सेक्टर के टारगेट्स पे जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। वी शुड नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय द लिमिटेड कैपेसिटीज ऑफ होम ग्रोन प्लेयर्स लाइक भेल एंड थर्मैक्स एटसेट्रा। सो ये वेरियस कंसिडरेशन से ये हुआ है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये स्पेस इतनी बड़ी है कि इवन भेल को भी आने वाले समय में ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। इट्स जस्ट दैट कि चाइनीज कंपनीज के आने के बाद ये हो सकता है कि उनकी प्राइसिंग पावर में जो है वो थोड़ी कमी आए, और यही वजह थी कि कल भेल बहुत ज्यादा गिरा था। सो एंड भेल इन एनी केस बहुत ओवर प्राइस स्टॉक है, बिकॉज उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत वीक है। सो देयर पी रेशियो जो है वो बहुत ही ज्यादा है, उनका पी रेशियो। और आने वाले समय में अगर ये चाइनीज कंपनीज के लिए ये सारा ओपन अप होता है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्दर प्रेशर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न जेन्युइन है, बट होपफुली
भेल जो है, जो कल का जो डैमेज हुआ था उसको धीरे धीरे करके रिकूप कर लेगा, बट आई वुड से कि जो ऊपर के जो टारगेट्स जो भेल के लोगों ने दिए हुए थे, कई इंस्टीट्यूशंस ने, ब्रोकिंग आउटफिट्स ने, वो अचीव करने अब काफी मुश्किल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग बैकड्रॉप। ठीक है वरुण भाई, आज बीएचईएल में एक बाउंस बैक दिख रहा है। जो लोग कल थोड़ा सा पोजीशन में लेकर गए थे और जिनको थोड़ा नुकसान लगा, आज जैसा अमित सर भी बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म तो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही। आप कैसे देख रहे हो, बीएचईएल में कोई बाउंस बैक निकलने का मौका है आज इंट्राडे में या एक दो दिन में, या पोजीशनिंग अभी बनी रह सकती है? लॉन्ग टर्म चार्ट इतना खराब नहीं हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स। वरुण जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी सर, आ रही है आवाज मेरी? हाँ प्लीज। जी जी। देखिए विवेक जी, यहाँ पर आप देखेंगे बीएचईएल के अंदर जब अर्निंग्स आए थे उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बना था और एक अपर ट्रेंडिंग लाइन में स्टॉक कारोबार कर रहा था। और आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर के बाद ये जो स्टॉक ने 275 265 270 के जोन निकाले थे और काफी बढ़िया 2 महीने का कंसोलिडेशन हुआ था। और रिसेंटली एक ब्रेकआउट मिला था और करीबन 306 के टारगेट यहाँ से बने थे। कल का जो न्यूज आया उससे क्या हुआ है कि जो विवेक जी यहाँ पर एक मोमेंटम था वो मोमेंटम जो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक होने के बाद एक रेड कैट बाउंस है, क्योंकि स्टॉक 10-15% एक एक दिन में ही गिर जाता है, बड़ी मूवमेंट आती है, तो एक आपका ओवरसोल्ड जोन से बाउंस आ रहा है। आज जो बाउंस है वो ओवरसोल्ड जोन से आया है और यहाँ से सेल ऑन राइज का ही ट्रेड बन रहा है। तो करीबन 284 285 के लेवल से यहाँ पर वापस आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट जोन था और वहां से एक रेजिस्टेंस आएगा। और नीचे के जोन में अब 260 240 के लेवल भी यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि एक मोमेंटम था, मोमेंटम ब्रेकडाउन हुआ है। करीबन 3 महीने का कंसोलिडेशन एक ही कैंडल में आपका यहाँ टूट चुका है और काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिरावट आई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर एक गिरावट बने। बट यहाँ पर आप जो एक प्राइस एक्शन जो हुआ है ऑन अ ब्रॉडर रेंज, यहाँ पर एक नेगेटिव कंसर्न है और सेल ऑन राइज हो सकता है स्टॉक। ठीक है अमित सर, एक खबर और जो कि है बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोल का जो आईपीओ आ रहा है उसको लेकर एंकर इन्वेस्टर से रेस्पॉन्स तो ठीक ठाक मिल गया। 273 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए हैं। 23 रुपये पर करीब 12 करोड़ शेयर जारी किए गए हैं। कई बड़े म्यूचुअल फंड्स और एफआईज ने हिस्सा लिया है। म्यूचुअल फंड्स में अगर देखें तो एलआईसी, हालांकि इंश्योरेंस आम है, इंश्योरेंस कंपनी है, पर उनके अलावा बंधन म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, यूटीआई एएमसी ने सभी ने इसमें हिस्सा लिया है। साथ ही जो एफआईज हैं या जो ग्लोबल फंड्स हैं उसमें देखें तो सिट्रीन, कॉप्थॉल, सोसाइटी जनरल जैसे बड़े फंड्स भी आए हैं इसमें एंकर इन्वेस्टर के तौर पर। छोटा आईपीओ है सर, लेकिन इन्वेस्टर काफ़ी ठीक ठाक मिले हैं एंकर इन्वेस्टर के तौर पर। सर कैसे देखें इस खबर को, क्योंकि आज से आईपीओ शुरू हो रहा है, 13 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ आने से पहले एंकर इन्वेस्टर्स का आना, आई थिंक इट्स अ गुड इशू, क्योंकि देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपनी की प्रैक्टिकली गारंटीड है, बिकॉज कोल एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे कि बिकॉज हम लोग अभी भी अपनी पावर कैपेसिटी को ऐड करते जा रहे हैं। सो और कोल ऑफ कोर्स दोनों पावर, एक तरफ पावर कैपेसिटी भी ऐड हो रही है और दूसरी तरफ जो है वो जो स्टील वगैरह में भी जो अभी यूज हो रहा है उसकी भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सो आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी, अर्निंग्स अच्छी रहेंगी, डिविडेंड्स भी अच्छे रहेंगे, एंड इट्स अ रिलेटिवली स्मॉलर इशू। सो आई थिंक ये इशू सेल थ्रू करेगा विवेक। एंड कोल इंडिया ने भी जो है पिछले 1-2 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एज अ स्टॉक, एज अ कंपनी भी जो है कोल इंडिया अच्छा कर रही है। सो देर इज़ नो रीज़न वाई उनकी ये सब्सिडरी जो है वो अच्छा नहीं करेगी। आई थिंक उनका बिजनेस भी गारंटीड है, टॉप लाइन बॉटम लाइन इफेक्टिवली जो है कोई बियॉन्ड डाउट है। Dividend yield is also going to be reasonably good. So I think this issue will sail through, Vivek. It's a good company. ठीक है वरुण जी, बीसीसीएल तो जब लिस्ट होगा, लेकिन कोल इंडिया लिस्टेड है। कोल इंडिया का चार्ट देखकर बताइए, क्योंकि आज से आईपीओ खुल रहा है उनकी सब्सिडरी का। कोई चार्ट पर कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है आपको? जी बिल्कुल विवेक जी, देखिए कोल इंडिया के चार्ट पर काफी बढ़िया पॉजिटिविटी दिख रही है। आप देखेंगे तो 500 के लेवल के आसपास से एक यहाँ पर करेक्शन आया था।
स्टॉक के अंदर टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज दोनों करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। करीबन 370 से लेके 390 के जोन में स्टॉक ने आई थिंक पूरा ईयर एक कंसोलिडेशन जोन निकाला है। 400 405 का एक जोन था, वहां से स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम मिला है। और करीबन 437 के यहाँ पर हमें लेवल देखने को मिले थे। अब आप देखेंगे थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा रनअप मिला था। तो एक जो रिवर्सल टू मीन वाला ट्रेड होता है, यहाँ पर एक ट्रेड हो रहा है। 24 EMA 40 के पास है। अगर 405 410 के आसपास आता है तो आप देखेंगे तो एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, उसका एक रेटेस्ट बन सकता है। और यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस है वो करीबन 390 395 के जोन में हो सकता है। तो 10 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ फिर आप अगर यहाँ पर बाय करते हैं तो स्टॉक यहाँ पर क्षमता रखता है 450 से लेके 500 के लेवल आने में। तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। और अगर कोई भी गिरावट आती है यहाँ पर 405 410 के लेवल में, बिल्कुल आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 390। ठीक है। ठीक है अमित सर, आज आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। थैंक यू वरुण भाई, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।